दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं उर्देश पटेल साहब, जो महाराष्ट्र से हैं। वो एक फाइनेंशियल एजुकेटर हैं और उन्होंने फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैश फ्लो, इसके बारे में बहुत से आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है और न्यूज़पेपर में भी हिंदी और मराठी में उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए आज इनसे पॉडकास्ट करते हैं। और ये 1995 में इन्होंने एज ए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में अपना कदम रखा था। आते आते 99 में इन्होंने अपना खुद का फ्रीलांसर एजुकेटर और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सब ब्रोकर शेयर खान के साथ इन्होंने चालू किया। आज के दिन में वो एक फुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और एक फाइनेंशियल एजुकेटर है। चलिए आज इनके साथ पॉडकास्ट करते हैं और उनके एक्सपीरियंस से हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। सर, आपको वेलकम टू हलाल म्यूचुअल फंड चैनल। आज के पॉडकास्ट में हम म्यूचुअल फंड के बारे में आपके एक्सपीरियंस से हम एक आसान भाषा में हमने जानना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हैं। सर, ये म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वर्ल्ड। आपने कभी परफ्यूम यूज किया है? जी सर। परफ्यूम बनाया है क्या? नहीं सर, नहीं। तो परफ्यूम इज द फाइनल प्रोडक्ट। वैसे म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है। हम कोई फूल लेते हैं या लगाते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस करते हैं और फिर परफ्यूम बनता है। उसके लिए महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो वैसे भी कोई कंपनियां हैं जैसे इंटरनेशनल पे लेवल पे होंगी बहुत सी, जैसे गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है। इंडिया लेवल पे हिंदुस्तान लेवल होंगी, रिलायंस होंगी, बहुत सी कंपनियां हैं। तो ये कंपनियां जब भी काम करती है अपने प्रॉफिट के लिए करती है और अपने कर्मचारियों के साथ खुद मालिक भी प्रॉफिट होती है। पर म्यूचुअल फंड के साथ उसके पहले वाला स्टेज है शेयर मार्केट। तो कुछ लोग शेयर खरीदते हैं, तो शेयर खरीदने के बाद वो प्रॉफिट के लिए हिस्सा मांगते हैं। और म्यूचुअल फंड की एएमसी जो रहती है, वो जो एंटाइटी है स्पेशल, वो उस फंड में अपने पास के फंड को शेयर्स में लगाती है, पर एक कंपनी के नहीं, तो अलग अलग जगह। इसके कारण क्या हो जाता है कि अलग अलग कंपनियों का प्रॉफिट है उसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है। और वो एएमसी क्या करती है, म्यूचुअल फंड वाली कंपनी, वो अपने उसके पास तो खुद का ज्यादा पैसा है नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है 10-20%, और बाकी का जो पैसा है वो हमारे जैसे छोटे मोटे निवेशकों का रहता है। और इन्वेस्टर क्या करता है कि थोड़ा पैसा उसमें डाल देता है और उसको फाइनल प्रोडक्ट पे फाइनल प्रॉफिट मिल जाता है। उसको दिख रहा है कि अगर टाटा प्रॉफिट में है, बिरला प्रॉफिट में है, गूगल प्रॉफिट में है, जी सर। हाँ, तो ये प्रॉफिट में अगर उनको हिस्सा सीधा मिल रहा है तो उतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, उतना एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, और हम कम समय में अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा नहीं पर एक गवर्नमेंटली रेगुलेटेड प्रॉफिट हम पा सकते हैं। और इसलिए हम फाइनल प्रोडक्ट में अगर हम जाएंगे तो हम फाइनल प्रोडक्ट्स में कम परिश्रम में, कम एफर्ट्स में हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। और हम जैसे जैसे ज़्यादा समय इसमें बिताते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट आता है और हमारे बहुत बढ़िया अर्निंग सॉल्यूशन भी बन जाता है, अर्निंग का एक स्ट्रीम भी बन जाता है। और साथ साथ एक इन्वेस्टमेंट का जो रेगुलर कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो भी हमें मिलता है। उसके कारण हमारी प्रॉपर्टी बनी रहती है और हम पीढ़ियों तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। तो इससे यह है कि शेयर मार्केट का जानकारी नहीं रहेगा तो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर करना है तो हमें जानकारी और ध्यान देना जरूरी है। रेगुलेशन, जैसे हम अगर कोई सिटी में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमें सिग्नल की जानकारी और हमें कहाँ जाना है उस रास्ते की जानकारी चाहिए। अगर हमें रास्ता भी नहीं मालूम है और सिग्नल के रूल्स भी नहीं मालूम है तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्या है कि सिग्नल तोड़ना नहीं है तो एक्सीडेंट ना होने के लिए, क्योंकि सामने वाले को जाने देना है, वो भी रुकेगा, हमको हमारे लिए कोई रुकेगा, हम भी आगे जाएंगे। तो ये है। और हम कहाँ जाना है यही पता नहीं है तो कोई मतलब नहीं। शेयर मार्केट में बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जिनको मालूम ही नहीं कि क्या करना है। बहुत से लोग आते हैं खाली ट्रेड करते हैं, पर उनको मालूम नहीं कि प्रॉफिट कमाना है, अर्निंग कमाना है। वो कंपनी देखते हैं, बट पैसा डाला है तो उसके ऊपर रिटर्न और टाइम वैल्यू। अगर हम 1 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो हमने 12 से लेके
50% तक का हमने होराइजन रखना चाहिए। ज़्यादा नहीं मिला तो ऐसा नहीं, पर कम से कम 12% भी निकाला तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत अच्छा। और रिटर्निंग वैल्यू अगर हमको नहीं पता है तो शेयर मार्केट में रह के कुछ फायदा नहीं। ओके 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 ओके, ठीक। इसलिए म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से बहुत आसान हो जाता है। एक ट्रेन जैसा है म्यूचुअल फंड। हम ट्रेन में बैठेंगे, हमको डेस्टिनेशन भी वहाँ से लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो म्यूचुअल फंड में भी वैसे ही हमारी ट्रेन में वो जैसे निवेशक है बहुत से, उनका जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना म्यूचुअल फंड की कंपनी एएमसी के पास ज़्यादा पैसा रहेगा और उतना वो ज़्यादा बाय कर सकेगी। और जितना बाय कर सकेगी, जो प्रॉफिट में है उसका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो सर ये तो आपका मतलब ये है कि अगर कोई जॉब कर रहा है तो कोई अपने काम में कमा रहा है तो जिसके पास टाइम नहीं है तो ऐसे लोग के लिए ये म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट का ऑप्शन होने के कारण बहुत आसान है और वो कम समय में अंदाज लगा सकते हैं कि हमको धीरे से हमको कितना प्रॉफिट आ सकता है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट है तो मार्केट के हिसाब से, पर हम उसमें से एग्जिट भी करना जानते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी जानते हैं। बट म्यूचुअल फंड में अगर हम लंबे समय के लिए जितना टिके रहेंगे वो अच्छा है और हम उसमें लमसम और एसआईपी के माध्यम से भी जा सकते हैं। हाँ। तो मेरा ये अगला क्वेश्चन था सर आपसे कि बहुत से एसआईपी और लमसम में है ना ये बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये आपके अगर आपके ज़बान से इसको थोड़ा बताएगा तो इजी से समझ में आएगा, आपने जो इतना आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि लोगों में आज बहुत से कंफ्यूजन है कुछ लोगों में कि एसआईपी और लमसम क्या है। दोनों तो इन्वेस्टमेंट है लेकिन इसको कैसा समझा सकता है सर कि ये इसमें डिफरेंस क्या है, एसआईपी क्या है और लमसम क्या है? एसआईपी या लमसम ये हमारी जरूरत और हमारे पास के पैसे की, जो हमारा पास जो पैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों अपनी जगह अपनी जगह सही है। किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है और रेगुलर इनकम नहीं है तो लमसम डाल सकता है। लमसम जैसे बैंक में हम एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, या फिर कहीं लैंड ले लेते हैं या फिर फार्म ले लेते हैं या फिर ब्लॉक ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, तो लमसम उस प्रकार का निवेश है। और एसआईपी जो है वो हम आसान भाषा में अगर कहें तो ये हमारा वो इन्वेस्टमेंट का ईएमआई है। हमने लोन का ईएमआई ज्यादातर सुना है, पर ये इन्वेस्टमेंट का ईएमआई मैं इसको बोलूंगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ईएमआई जो है हमने तय कर लिया है कि हमें 10 करोड़ रुपए बनाना है, 1 करोड़ बनाना है। मेरे पास पैसा नहीं है, पर हमने अगर रिटर्न कैलकुलेशन और इसके साथ अगर आज मार्केट में बहुत से कैलकुलेटर्स है और कुछ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है जिनका बहुत बड़ा अनुभव है, या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स है जो सेबी रेगुलेटेड है जिसको आरआईए बोलते हैं, उनके माध्यम से हम जान सकते हैं कि उनकी कैलकुलेटर्स है, उनके माध्यम से बता सकते हैं कि हर महीने कितने पैसा जमा करना है और हमको कितना मिलेगा। अगर हम 10 साल के लिए 20 साल के लिए करते हैं और हमारा गोल है कि बच्चे की शादी करना है, एजुकेशन लेना है, या कहीं बाहर घूमने जाना है, या फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ पैसा बना के जाना है, तो हम छोटा छोटा पैसा हम एक ईएमआई जैसा अगर हम भरते रहते हैं और हमने गोल दे दिया कि ये फ्लैट का ईएमआई तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट का ईएमआई, तो सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हमने एक सिस्टम डेवलप किया है जो गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया है और जो उसके सिस्टम के माध्यम से जाते हैं उसको इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते हैं, उसको एसआईपी बोलते हैं। तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरह का ईएमआई है और हमारा पैसा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे रिटर्न से, व्यवहार से और ज्यादा शांति से, संयम से हमें मिलता है और हमारा प्रॉफिट ही नहीं, इन्वेस्टमेंट में वेल्थ देखते हैं, प्रॉफिट नहीं देखते। ओके सर, अभी हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमको क्या उससे क्या मिलेगा सर? मतलब
अभी बहुत से लोग को डाउट है कि हमने ऐसे भी थ्रू कर लिया, लमसम थ्रू मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो करने से उनको कुछ एनएवी मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा सर। बहुत आसान है। जी सर। हम कहीं भी जाते हैं, हम मार्केट में जाते हैं तो कुछ फ्रूट्स लेते हैं, तो हमें एक यूनिट के माध्यम से उसको मिलता है केजी पर केजी। वही फैक्ट्रीज में पर क्विंटल के हिसाब से निकलता है, पेट्रोल लेने का तो लीटर के हिसाब से, वो है एक यूनिट। और यूनिट का जो है वो आधार है, तो हर एक सब्जी या हर एक फूड का भाव तो जैसा नहीं है। हम मैंगो लेने गए तो भाव अलग होगा, हम स्ट्रॉबेरी लेने गए तो भाव अलग होगा, हम शायद सेब लेने गए तो भाव अलग होगा। पर हमने देखा कि मैंने मेरे घर सेब भी लाए, ग्रेप्स भी लाए, मैंगोज भी लाए, और हमने दिए उसको 1000 रुपीज। मैंगो है 500 रुपीज के जी, ग्रेप्स है 200 रुपीज के जी, एप्पल्स है 300 रुपीज के जी। तो ऐसा हमने बनाया, तो एवरेजली अगर हमने देखा तो हमको तो 250 रुपये पर के जी पड़ा। तो ये हो गया उसका एक यूनिट एवरेज कि हमने 1000 रुपये का ये 4 किलो फ्रूट्स लाया है। या फिर दूसरे आसान भाषा में अगर बोले तो म्यूचुअल फंड का ऐसा ही बड़ा पैसा बनता है, पर हर एक को बांटना है, तो बांटेंगे कैसे? तो उसके लिए हमको कुछ यूनिट्स चाहिए, तो उनका एक माध्यम बनता है, उसको यूनिट ही बोलते हैं, उसको केजी या ऐसा कुछ नाम नहीं है। और उसका जो वैल्यूएशन रहता है उसको नेट रेट बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, एनएवी। हाँ जी जी तो जी। नेट एसेट वैल्यू जो है तो पर यूनिट के हिसाब से होता है। तो जैसे आपने कोई फ्लैट लिया या प्लॉट लिया तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो एक 100 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट, मतलब जब कुछ हम खरीदने जाते हैं फ्रूट्स, तो एप्पल ले गए, तो जिस दिन उसका दाम बढ़ के रहेगा तो हमको कम क्वांटिटी मिलेगा, जिस दिन कम रहेगा उस दिन ज्यादा मिलेगा। तो आपका बहुत एग्जाम्पल बहुत अच्छा था सर, क्योंकि ये चीज़ है ना, बहुत से लोग को ये क्लैरिटी नहीं मिलता था कि वो तो ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एसआईपी में करना चाहिए, लमसम में करना चाहिए, पर लेना है तो किस सही है। तो यहाँ पे आके बहुत से लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो हमारा बाय करने का जो टिकट है, टिकट साइज है, उसको यूनिट बोलते हैं, और उसका जो पैसा देना है टिकट का, तो उसको ये नेवी रेट बोलते हैं। तो समझो नया फंड आता है तो उसको 10 रुपए से मिलेगा, और उस 10 रुपए का अगर 100 रुपए होता है तो वो है। तो वहाँ पे अपने पास 2 ऑप्शन है, हम उसको बेच भी सकते हैं, जो इन्वेस्टर है उसको बेचना है तो उसका उतना 10 रुपए से 100 रुपीज तक का उसका जो जर्नी है उसका वो प्रॉफिट है, उसमें कितना टाइम गया और उसका जो है उसका वैल्यूएशन जो समझता है तो उसको CAGR कहते हैं, जिसको हम रिटर्न्स कैलकुलेट करने के लिए हमें समय में काम हुआ। ठीक है सर, तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सर, आपने एसआईपी को भी बहुत अच्छा से समझाया, म्यूचुअल फंड को आपने बहुत अच्छे से समझाया। मतलब ये जो होता है, ये जो इजी लैंग्वेज में होता है वो समझने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल इतना डिफिकल्ट से समझाता है कि समझने के लिए मुश्किल हो जाता है। अभी तक बहुत से लोग को ये कंफ्यूजन है कि शेयर मार्केट डालेंगे, म्यूचुअल फंड डालेंगे। हाँ, वही रहता है। जनरल क्या है, हम टेक्निकल लैंग्वेज में यूज करते तो वो बहुत कठिन हो जाता है, और चीज आसान होके भी वो कठिन बन जाती है। सही है। मैं आपको एक उदाहरण जी सर। जी सर। आपने 2-3 साइंटिस्ट पता होंगे, तो उसमें से एक साइंटिस्ट है जेम्स वेट। तो दूसरे साइंटिस्ट और उनमें क्या डिफरेंस था? न्यूटन के लॉ आपको ध्यान में नहीं रहते, पर मैंने अगर आपको बोला कि आपके घर में इलेक्ट्रिक मोटर है तो कितने हॉर्स पावर की है, तो हॉर्स और पावर का कोई इंजीनियरिंग में या इसमें कुछ संबंध नहीं आता। हॉर्स तो एक एनिमल है, सही है, और पावर तो फिजिक्स है। तो जेम्स वेट ने क्या किया कि जब उसने जो पहला इंजन बनाया तो उसने लोगों को समझाने के लिए ये नहीं किया, क्योंकि उस जमाने में घोड़े का चलन यूरोप में ज्यादा था, जैसे हमारे तरफ गाय या बैलों का चलन है, तो उस तरफ घोड़ों का चलन था। तो भाई ये कितना काम कर सकता है,
तो ये एक घोड़ा काम कर सकता है। तो एक अच्छा। इनका जो पावर रहेगा तो उसको 1 हॉर्स पावर बोलते अच्छा। हैं। हाँ, उसने हाँ, ये इंजन इतने न्यूटन पावर प्रोड्यूस करता है या ये इंजन इतना टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ये इसने कभी नहीं बताया, क्योंकि ये लोगों के दिमाग के बाहर की बात है। जी हमने जी जी जी। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के लिए वो चीजें भी सीखना चाहिए कि जो रेगुलर नाम है वो भी पता होना चाहिए, पर आसान भाषा में सीखने के लिए हमें आसान तरीका भी देखना चाहिए। इसलिए न्यूटन अपने वो जेम्स वाट ने जो हॉर्स पावर रूल लगाया है वो आज भी है। हम्म, तो जी जी जी। आज क्या है, तो कोई भी कार नहीं तो हॉर्स पावर ही देखते हैं आज। और बाद में कोई उसमें बताता है कि वो इंजन कितना पावर प्रोड्यूस करता है, तो बाद में पता चलता है। तो हमने जितने भी निवेशक हैं उन्होंने वो दोनों टर्म्स ध्यान में रखनी चाहिए, पहले आसानी में समझ लेना चाहिए और उसके बाद हमने टेक्निकल वर्ड्स उसके साथ टैली करके हमने आसानी से समझ सकते हैं। सही है, सही है। सर अभी ये म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज़ के लिए जब एएमसी में रहता है तो एक फंड मैनेजर होता है, तो उनका रोल क्या होता है सर इसमें? मतलब उन्हीं का जो मेन रोल रहता है, जो हमारा जो पैसा जहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सा शेयर लेना है, ऐसा तो उनका नहीं, मेन। जी ऐसा सर। नहीं। सबसे पहले जी सर, जी सर। बनती है ट्रस्टी कंपनी और कंपनी के ट्रस्टीज। ओके वो ओके ओके। उससे भी उन जब किसी कंपनी को भी परमिशन देते तो पहले ट्रस्टी बनाते हैं और उस ट्रस्टी लोगों को भी अपना कुछ पैसा डालना होता है। अच्छा। तो कंपनी और ट्रस्टीज भी अपना पैसा उसमें थोड़ा डालते हैं, जो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट के तौर पे जाता है। और उसके बाद वो ट्रस्टीज एक फंड मैनेजर अपॉइंट करते हैं। अच्छा। हाँ, और एक फंड मैनेजर एक पेड पर्सन रहता है, उसको वो कुछ लिमिटेशन रहते हैं और रेगुलेशंस रहते हैं। तो फंड मैनेजर का काम है कि सही तरीके से शेयर्स मतलब कंपनियां चुनना जो प्रॉफिट में है या लॉस में है, और उसके ऊपर निवेशकों से फंड जमा करना और उन कंपनियों में अच्छा। इन्वेस्ट करना। तो वो ओके। खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। और ना, हाँ, जिसके कारण किसी विशेष व्यक्ति विशेष का या कंपनी विशेष का फायदा हो सके, ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट चाहती है कि फायदा शेयर वाली कंपनी को भी हो और उससे ज्यादा निवेशकों को। जब सही। निवेशक का फायदा रहेगा तभी निवेशक ज्यादा आएंगे। तो ये ट्रस्टीज उनको सैलरी देके फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है और फंड मैनेजर का सही काम रहता है। और भारत में इतने अच्छे अच्छे फंड मैनेजर मिले हैं कि इसके कारण भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। और ये ग्रो होने वाली इंडस्ट्री जो है भारत का विकास कर रही है, विश्व का विकास कर रही है और साथ में निवेशकों का कर रही है। निवेशकों का भी पैसा बन रहा है। सही सही है। ये हाँ, और फंड मैनेजर एक स्किल्ड पर्सन रहता है, उसके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, तो उसकी कुछ खास पढ़ाई की भी जरूरत होती है, तो वो मार्केट का ज्ञान से रिलेटेड होती है। तो वो पढ़ाई के रेगुलेशन से उसको वो जॉब मिलता है और जॉब मिलने के बाद वो अच्छी तरीके से निवेशकों के लिए काम करता है और साथ साथ ट्रस्ट कंपनी के लिए भी काम करता है। तो उनको भी ठीक से प्रॉफिट मिलता है, पर और साथ साथ निवेशकों को भी मिलता है। कंपनी वो चेंज कर भी सकता है कि अगर कोई लॉस वाली है या बेटर फ्यूचर नहीं दिख रहा है तो उसको निकाल भी सकता है और उसकी जगह दूसरी अच्छी कंपनी ला भी सकता है। या फिर कोई अच्छी थीम लग रही है तो उसको भी वो एडॉप्ट कर सकता है। और इसके लिए सेबी हमेशा नई नई दिशा निर्देश हर महीने या हर ईयर देती रहती है। तो उसके कारण ये बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क हो जाता है और निवेशकों का पैसा डूबने का डर नहीं रहता। अच्छा, तो रिस्क यहाँ पे कम हो जाता है। रिस्क कम हो जाता है। ठीक। और रिस्क सर मैनेजमेंट एक जी सर। रिस्क मैनेजमेंट में ही निवेशकों का फायदा है। जी 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 जी। सही है, सही है, सही है। बहुत अच्छा आपने बताया सर, इसका आंसर बहुत अच्छा दिया आपने। सर एक चीज़ का बहुत से लोग को डाउट रहता है सर कि 12% मिलेगा, 15% मिलेगा, तो ये कैसा होता है? क्योंकि हर साल तो 12% 15% नहीं मिलता है। क्योंकि बात करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड ने 12% दिया, 10 साल में इसने 15% दिया, तो ये कैसा होता है सर? इसको थोड़ा आप बताइएगा तो क्लियर से अच्छा लगेगा।
जैसे आपने पिछले सवाल में पूछा कि फंड मैनेजर का क्या काम, फंड मैनेजर का यही जी है सर। कि ओके कैसे, ओके। पर वो हर साल काम कैसे कर रहा है, तो उसका कैलकुलेशन, कोई जैसे टीचर रहता है वो तो एग्जाम के बाद बच्चों के पेपर्स चेक करता है, और उसके ऊपर वो रिजल्ट देता है। तो फंड जी जी। मैनेजर और सेबी का काम यही है कि उस तरीके से उस फंड का रिटर्न देखे, तो उसके ओके पॉइंट टू ओके। पॉइंट, मतलब जनवरी मंथ टू दिसंबर मंथ, या 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, या फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ऐसा ऐसा अलग अलग टाइम फ्रेम से रिटर्न्स देखे जाते हैं। तो उसको ओके ओके। हाँ, तो उसके ऊपर अगर कोई पैसा मिल रहा है कि चलो भाई इस कंपनी ने इतना दिया, क्योंकि हर एक कंपनी का डिविडेंड या फिर हर एक का काम अलग अलग वक्त पे डिक्लेयर होता है, तो उसका एक एवरेज साल में निकाला जाता है। और उसका फिर करने के बाद हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड में 3 तरीके की स्कीम्स रहती है। एक रेगुलर ग्रोथ, दूसरी है डिविडेंड पे आउट, और दूसरा है डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट। और इन सभी का सही तरीके से सही निवेशक तक पहुंचने के लिए कि सही प्रोडक्ट है और सही रिटर्न उसको मिले, तो वो रिटर्न मिलने के लिए कि आज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और मुझे एक्सपेक्टेशन है बैंक से 7% रिटर्न की, वो टैक्सेबल है, पर मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे मार्केट से पैसा मिल रहा है, तो मार्केट से मैं वो रिटर्न लेके आऊँगा। मैं मार्केट से जैसे ही वो रिटर्न लेके आऊँगा, तो रिटर्न कैलकुलेट कौन करेगा, तो वो बहुत सी ऑडिटरी कंपनी है, जैसे कैंस है, कार्वी, उसके साथ फंड मैनेजर फायदा पहुंचाती है और निवेशकों का पैसा बढ़ता है। तो उसके लिए CAGR, ये लमसम के लिए ज्यादातर चूज किया जाता है, और XIRR SIP के लिए यूज किया जाता है। बैंक में मिलता है और सिंपल रिटर्न होता है। तो एक CAGR मतलब कंपाउंड ग्रोथ एनुअल रेट, और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो वो ज्यादा ही है वो सिंपल से। और XIRR का क्या है कि हम SIP करते, तो हमने 10,000 का SIP किया 12 महीनों के लिए, तो हर महीने को हमको 10 हर महीने का कैलकुलेट होता है। तो पहले महीने 10,000 का होगा, दूसरे मंथ 20,000 का होगा, क्योंकि हमारा पहला भी 10,000 है और उसके बाद फिर से 10,000 आ गए, वैसे तीसरे मंथ में 30,000 रुपये होगा। तो ऐसे 12 महीने तक 12 महीनों का 12, और एवरेज है, क्योंकि हमें मालूम है कि लास्ट मंथ में 12,000, 12 मंथ में 1,20,000 बन गया है, और 1,20,000 का रिटर्न तो ज्यादा ही आएगा, पर 10,000 का भी उतना ही है, पर उसको टाइम ज्यादा मिला है, तो उसका जो है उसका एवरेज XIRR के माध्यम से निकालते हैं, और उसके आधार पर ये निवेशकों तक वितरित किया जाता है, और इसका कंट्रोलिंग पूरा सेबी की तरफ रहता है। जी जी सर। सर आपने मेरे हर सवाल का आपने बहुत अच्छा से, बहुत इजी और एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपने समझाया। शायद मैंने खुद भी आपसे बहुत चीज़ सीखा है कि आपका जो एग्जाम्पल्स पूरा बहुत अच्छा था। तो सर मैं अभी एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करता हूँ। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि सर अभी म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है, इसमें कौन सा रिस्क ज़्यादा है सर? कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको पता नहीं है मार्केट के बारे में कुछ भी, वो शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता और वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए कौन सा सेफ है सर? शेयर मार्केट है या म्यूचुअल फंड है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक शुभकामना देना चाहूँगा कि आप भी एक ऑथर हो, आपने बहुत अच्छी बुक लिखी है, उसका नाम है यूर मनी यूर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। हाँ, तो उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत अच्छी किताब है, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मेरा पूरा नहीं हुआ, पर आपने भी बहुत अच्छी आसान लैंग्वेज में उसको लिखा है। शुक्रिया तो सर। उसी के कारण मैं थोड़ा उसी का उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि हम दूसरे का उदाहरण नहीं, हमने खुद उदाहरण बनना चाहिए। तो आपके में जो है, तो उसके आंसर तो दिए ही है, बट मैं ये सब कहना चाहूंगा कि अगर आपका पैसा है तो आपका रूल है
और आपकी विश भी है, योर मनी योर रूल एंड योर विश। बट क्या है कि शेयर मार्केट रहा या म्यूचुअल फंड, हमको चाहिए रिटर्न्स। जी सर, तो लाजिम रिटर्न ही चाहिए। बेटर किसी ये को है तो- कि हाँ, शेयर मार्केट भी एक एसेट क्लास है, म्यूचुअल फंड उसका फाइनल प्रोडक्ट वाला क्लास है। और म्यूचुअल फंड में दूसरी और चीजें आती है, जैसे गोल्ड आता है, लैंड आता है, इंडस्ट्रीज आती है, जिसको हम थीमेटिक प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग चीजें, मल्टी एसेट फंड्स जो रहते हैं वो अलग अलग एसेट क्लास में पैसा डालते हैं। तो गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें भी है। तो ऐसा नहीं है कि फिर शेयर मार्केट से ही पैसा बनता है। आपने देखा कि लास्ट ईयर में पूरा गोल्ड से और सिल्वर से पैसा बना है, तो गोल्ड से भी ज्यादा सिल्वर में ज्यादा पैसा बना है। तो अगर कोई शेयर मार्केट की तरफ ही भाग रहा है और कोई म्यूचुअल फंड की तरफ ही भाग रहा है, तो ये भी सही नहीं है। हमने सभी क्लास एसेट क्लास का सही तरीके से मूल्यांकन करना चाहिए। हमने अपना स्टडी बढ़ा के हमारे एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और आप जैसे ऑथर्स के साथ मतलब कनेक्टेड रहने से उनका ज्ञान बढ़ता है और उनका प्रॉफिट भी बढ़ता है और रिटर्न्स आता है। तो रिटर्न्स अगर हम ला पाए तो कोई भी चीज गलत नहीं है, ना शेयर मार्केट गलत है, ना म्यूचुअल फंड गलत है, ना गोल्ड सिल्वर गलत है, ना लैंड गलत है। आपने जी, देखा होगा जी। कि अभी दुबई में राइट्स REITs जैसा प्रोडक्ट चल रहा है। तो जी सर। हाँ, तो ऐसे प्रोडक्ट का जो है तो उसमें भी हमने फायदा लेना चाहिए। तो और म्यूचुअल फंड इन सारी चीज़ों को कवर करने की क्षमता रखता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रायोरिटी म्यूचुअल फंड को दें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत से अलग अलग रेगुलेशंस है। कुछ माइथोलॉजिकल रहते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री लेवल के रहते हैं, जैसे हलाल म्यूचुअल फंड। तो हलाल जी म्यूचुअल सर। फंड पे आपकी एक बुक आने वाले, मैं उसका भी वेलकम करना चाहूँगा। थैंक तो यू रूल्स सर, शुक्रिया रेगुलेशन, शुक्रिया शुक्रिया सर। सर आप तो पूरी चीज बोल रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, पर बहुत वो शुक्रिया सर। जानकारी अगर नहीं रहेगी जनता को, तो फायदा कैसे क्या उठाएंगे। तो आपने जो सही। रास्ता चुना है वो बहुत अच्छा है और सही इस है। तरीके से क्या हम करते हैं। जी, 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 तो जी। हमें भी और अच्छा लगता है और निवेशक को भी बचाता है, उसकी प्रॉपर्टी रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। और वो बाद में किसी ज्ञानी व्यक्ति जैसे आप हो, आपके ही वो थैंक यू सर हम उतने ज्ञानी नहीं है सर, हम तो आप जैसा एक्सपीरियंस वालों से अभी भी तो बहुत कुछ चीज तो है सर सीखने के लिए। वो ये हो बहुत रही बड़ा सीखने की, समंदर है। नहीं सीखने की चीज जी, जी, अलग है, पर आप जो लोगों को सिखा रहे हैं जी, जी, जी। और सही ड्राइवर सही रास्ता मिले तो अपनी जो मंजिल है वो जल्दी मिल जाती है, आसानी मिल से मिल सकती जाती है। है। और यही म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड यही चाहता है कि अच्छे ड्राइवर के साथ, मतलब अच्छे फंड मैनेजर के साथ, अच्छा फंड कंपनी के साथ, अच्छी हाँ, कंपनी हाँ। के साथ, अच्छे फंड में अच्छे रिटर्न के साथ हम पैसा डालें तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिटर्न आ सकता है और हम प्रॉफिट कर सकते हैं। जी, 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 जी सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सर आपने बहुत अच्छा आसान आंसर दिया, तो बहुत मतलब ऐसा लगा कि हम लोग आपस में ही पर्सनली डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कोई तीसरा आदमी भी साथ में रहेगा तो उसको भी एकदम आसानी से इसको समझ सकता है। तो और आपका जो यही चाहते एग्जाम्पल था हैं। बहुत। जी, जी, जी। और ऐसा जितना अच्छे तरीके से होंगे उतने भारत में निवेशक बढ़ेंगे, और ज़्यादा निवेशक बढ़ेंगे तो शेयर्स के प्राइस, लैंड के प्राइस, गोल्ड के प्राइस अपने आप बढ़ेंगे और उतना ज़्यादा फायदा बेचने वाले को भी होगा, निवेश करने वाले को भी होगा। और हम क्या, भारत सरकार भी यही चाहती है कि म्यूचुअल जी। फंड सही है और सही तरीके से सही नियमों के साथ सही निवेशकों तक पहुँचे। जी, 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 जी। सर ये अभी आपने बात म्यूचुअल फंड सही है करके बोला तो मेरे को एक चीज़ याद आ गया। सर ये म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये क्या चीज़ है सर? इससे आदमी लोग को ये यहाँ पे है ना थोड़ा लगता है कि क्या है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क को लेकर, तो क्या है? तो आप थोड़ा इसके बारे में, शायद आपका टाइम ज़्यादा ले लिया सर, बस 1-2 नहीं, मिनट में ये डर की चीज़ कोई थोड़ा बात एक्सप्लेन नहीं कीजिए। है। जी, जी, जी। टाइम हम ऐसी इंडस्ट्री में है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम निवेशकों को दे और निवेश के लिए भी दे, तो ज़्यादा जितना समय जाएगा तो उतना ही अच्छा रहेगा। और
ज्यादा समय मैं ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा डिस्क्लेमर है जो, सर। हाँ, डिस्क्लेमर जो है तो म्यूचुअल फंड जी इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड विथ मार्केट। हाँ, तो मार्केट मतलब शेयर मार्केट भी है, गोल्ड मार्केट भी है, रियल एस्टेट वाला मार्केट, ये समझने की चीज है, ये केवल पढ़ने की चीज नहीं। अगर जी जी रिस्क है तो रिस्क के लिए हमें अवेयरनेस भी है। सबसे ज्यादा रास्ते पे एक्सीडेंट होते हैं, पर हमने गाड़ी चलाना या गाड़ी में बैठना बंद नहीं किया। हम जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं या गाड़ी में, तो वहाँ पे भी रिस्क है, पर हम प्रॉपरली सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, अगर हम ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं जो सूचनाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है कि सिग्नल है तो आप रुको, या 50 के स्पीड के ऊपर मत जाओ, 100 की स्पीड मत जाओ, हाईवे पे चलना है तो 80-90 की स्पीड से, सुपर एक्सप्रेस हाईवे पे चलना है तो 100 के ऊपर आपको चलना है, आपको उसके नीचे भी नहीं चलना है। जी 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 जी। उस फ्लो के हिसाब से वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। तो ये चीज़ों का हमने ध्यान में रखते हुए अगर हम हमारा जर्नी स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बस में या ट्रेन में बैठते हैं तो हमें पता है कि ये 10 बजे पहुंचने वाली गाड़ी शाम को 12 बजे भी पहुंच सकती है या 10 मिनट बिफोर भी पहुंच सकती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से अगर वो ड्राइवर चलाएगा तो वो सही समय पे ही, वो सही जो टाइम दिया स्टेशन पे उस पर वो पहुंच जाएगा। तो हमने वो डिस्क्लेमर को अगर अच्छी तरीके से समझी तो हमको मार्केट की समझ आ जाती है। मार्केट की अगर हमें समझ आ जाती है तो हम रिस्क प्रोफाइल वाला हम रिस्कोमीटर देखने लगते हैं, और रिस्कोमीटर में अगर हम देखें तो हमको हमारी स्थिति समझ में आती है। तो मैंने अभी रिस्कोमीटर के ऊपर भी कुछ एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो रिस्कोमीटर में क्या है कि एक बैलेंसिंग रहता है, हमारी ग्रीड कितनी है तो और हमारी फियर कितनी है। ग्रीड होना पूरी बात नहीं है, ओवर ग्रीड होना पूरी बात है। लालची होना बुरी बात है। क्योंकि हम मार्केट में आए तो हमने फालतू में ग्रीड नहीं की, हमने पैसा डाला इसलिए हमको ग्रीड, पर हमको डर भी है कि सामने वाला भाग ना जाए, और उसको भी डर है कि हम भी भाग ना जाए, क्योंकि हम रिडम्पशन करते मतलब हम भी भाग जाते एक तरीके से। उसका भी जो है ना कि उसने भी सोच के रखा होगा कि ये सामने वाला 10 साल रहेगा, 15 साल रहेगा, 20 साल रहेगा, और हम क्या करते हैं कि 2 साल में प्रॉफिट दिखता है और हम निकल के चले जाते हैं। तो ये फियर उस बंदे को भी है और हमको भी है कि ये भाग जा सकते हैं या पैसा डूब सकता है। तो रिस्क एक तरफ नहीं है। कंपनी, म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टमेंट कंपनी को दूसरा भी डर है कि अगर बाहर चला जाएगा उसको तो पैसा देना आएगा, हमारा तो पूरा निवेश हुआ पैसा है, तो हम कहाँ से देंगे। तो दोनों तरफ से फियर है, दोनों तरफ से ग्रीड है, दोनों को भी लगता है कि एएमसी के फंड मैनेजर को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी में डाल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न से पैसा ला सकते हैं, हम अलग अलग चांस ढूंढ सकते हैं। तो डिस्क्लेमर उसके लिए है, और उसी के कारण हम देखते तो वो डिस्क्लेमर केवल निवेशकों के लिए नहीं है, तो दोनों तीनों के लिए है। वो मार्केट के लिए भी, मार्केट रेगुलेशंस के लिए भी है, फंड मैनेजर्स के लिए भी है, बैंक्स के लिए भी है। हमें क्या है कि हमें खतरा जानना है, और खतरा अगर हम जान जाते हैं तो हम आसानी से उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि एक्सीडेंट हुआ इसलिए किसी ने गाड़ी में बैठना या गाड़ी में करना छोड़ दिया, या इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो घर में किसी ने बिजली का पावर का यूज करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर हम घर में 440 वोल्ट की बिजली है तो क्या आप क्या करोगे आप? तो आप कुछ नहीं करोगे, जो करेगा वो सब हमारा अच्छे तरीके से किया हुआ वायरिंग करेगा। इसी कारण हम टीवी चला पाएंगे, हम मोबाइल चला पाएंगे, हम एसी चला पाएंगे, हम फैंस चला पाएंगे। ये जो चीजें है तो बिजली है, ज़्यादा वोल्ट वाली है, पर हमारा स्विच है, हम स्विच के माध्यम से उसे कंट्रोल करते हैं। तो हमें अगर थोड़ा प्रॉपरली छोटा मोटा नॉलेज रहा कि बंद करते हैं स्विच या चालू करते हैं, चार्जर लगाने के लिए हमको वो चार्जिंग को सॉकेट में वो हमारा पावर पॉइंट पे चार्जर डालना है और हमें कनेक्ट करना है,
तो उसको कंट्रोल किया जाता है, बिजली को टीवी लगाने के लिए कंट्रोल किया जाता है। तो बस कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग के हिसाब से हमने डिस्क्लेमर को सही तरीके से रखना चाहिए। और डिस्क्लेमर क्या है, तो हमारे फेयर जो है उसको निकाल देता है, और हमारा जो ग्रेड है उसके ऊपर भी कंट्रोल है। लेकिन 12% में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बैंक को 6-7% हो रहा है। बैंक के इंटरेस्ट पे हमको तो टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पे तो हमको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा, हमें और कैपिटल बात इन्फ्लेशन की भी आ जाती है ना सर, तो उस टाइम पे भी हमको अगर बैंक फिक्स डिपॉजिट जाएगा तो आपको वहाँ पे नुकसान होएगा ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है। बैंक डिपॉजिट अलग जगह है, पर उसका जो इंटरेस्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल है। वो अलग अलग स्लैब के हिसाब से है। ओके ओके। अब हम ज्यादा कमाएंगे तो हमें टैक्स तो कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं देना, हमें भी यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स देना, पर उसका लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होने के कारण हम उसको लगभग ना के बराबर मानते हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि इन्फ्लेशन है, तो समझ लीजिए कि आज 1 लाख रुपया आप डाल रहे हैं, 6% का इन्फ्लेशन है, और 6.5% का आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट है। अगर बैंक की इंटरेस्ट अभी 6%, 6.5% मिला, तो क्या हुआ, तो उसमें से हमें अगर कोई स्लैब 20% का है, 30% का, तो उसमें से पहले तो इंटरेस्ट में 30% माइनस हो जाएगा, 30%, 20% या 10% माइनस हो जाएगा। और इन्फ्लेशन 6, तो एक्चुअल उसको मिला तो 5.5%, तो वो एक्चुअल रहा माइनस में, उसको तो रिटर्न ही नहीं मिला, बल्कि वो, क्योंकि उस 1 लाख का वैल्यूएशन नेक्स्ट ईयर हो गया है 1,06,000, और इसको मिला 1,05,000, तो इसका 1,05,000 मिला, तो 1 लाख वो माइनस में गया है। जैसे इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन मतलब जो हमारी पुरानी इन्वेस्टमेंट है, तो उसका वैल्यूएशन तो इतना बढ़ जाता है, हमारा वैल्यूएशन इतना बढ़ जाएगा, उस वैल्यूएशन को इन्फ्लेशन कर देते हैं। ऐसा ही नहीं कि दूसरी चीजें, हमारी भी चीजें हैं, दोनों जगह हमें देखना चाहिए। पेट्रोल ही नहीं बढ़ता, शुगर या दूसरी चीजें ही नहीं बढ़ती, तो हमारा भी कुछ बढ़ता है। पर हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कैसे करें, तो गवर्नमेंट करती है, वो बात अलग है। पर हमने अगर सोचा कि मैं ये 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, मुझे वहाँ पे 12% मिल रहा है जी, तो 6% इन्फ्लेशन भी बढ़ा, तो मेरा वेल्थ नेक्स्ट ईयर 6% और ज्यादा बढ़ गया है, और तो हमारे लिए वही खुशी की बात है। और सही है, सही है, सही है। कंपाउंडिंग करें तो और उसके अगले साल और वो बढ़ जाता है। बढ़ता है। हाँ, तो हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ाना बात अलग है, हमारा रिटर्न बढ़ाना ये हमारे दिमाग की बात है, बुद्धिमानी की बात है। तो हमारी इंटेलिजेंस का हम यूज करें तो हम इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, और यही स्मार्ट बात है। और इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, ना खाली इन्वेस्टर भेड़ चाल मत करो कि ये करना है, सही तरीके से करो। तो डिस्क्लेमर एक तरफ नहीं है, डिस्क्लेमर दोनों तरफ है। हम मार्केट से डरते हैं, पर कंपनी वाले हमें भी डरते हैं कि ये निवेश निकाल ले, तो हमारा भी प्लानिंग फिक्स जो है वो प्लानिंग डगमगा जाता है, और उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। ओके 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 सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे डिस्कस करके। आप शेयर मार्केट में मेरे ख्याल से 95 से आप है ना सर, आप जुड़े हुए हैं मार्केट में? यस यस। तो लगभग 30 साल में आपने बहुत सा चढ़ाव उतार बहुत कुछ देखा होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से मार्केट गिरता हुआ भी देखा होगा, उड़ता हुआ भी देखा होगा। एक्चुअल फाइनेंशियल जर्नलिस्ट होने के कारण मैंने उसे ज्यादा ही देखा। अच्छा, निवेश तो कम था, पर सही समस्याएं और सही सॉल्यूशंस देखे, तो उसके कारण निवेशकों ने सही रास्ते पे कैसा जाना चाहिए। इसलिए मैं मेरे फाइनेंशियल जर्नलिज्म में किसी कुछ अखबारों में मैं लिखता भी रहा, और लोगों को अच्छा लगने लगा। और 2000 साल के बाद जैसे ही भारत का मार्केट मैच्योर हुआ, गैट कॉन्ट्रैक्ट जो था, तो गैट एग्रीमेंट का ट्रेड एंड टैरिफ वाला जो एग्रीमेंट है, उसके कारण कंपनियों का प्रॉफिट भी बढ़ा, उनको नया जो रुझान था वो भी मिला, और उसका फायदा होने लगा। और गवर्नमेंट के पास टैक्स भी ज्यादा आने लगा, क्योंकि बहुत सी परमिशन वाली जो चीजें थी वो हट गई थी, और कंपटीशन बढ़ा, और लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ तो पैसा आया तो निवेश बढ़ा।
निवेश बढ़ा। और ये निवेश कहाँ करना है सही तरीके से। तो जो समझदार थे उन लोगों को कोई गाइड करने वाला चाहिए। बहुत से गाइड्स थे भारत में, ऐसा नहीं है कि कोई लिखना। तो इकोनॉमिक टाइम्स हुआ या जी। इंडियन एक्सप्रेस हुआ, ऐसे कुछ बहुत अच्छे अच्छे अखबार थे और कुछ टीवी चैनल्स भी थे। जैसे उसी वक्त CNBC का भी भारत में एंट्रेंस हुआ, जी बिजनेस चैनल चालू किया। तो हम रेगुलर छोटे मोटे अखबारों में मैं लिखता रहता था और सही सलाह उसमें रहती थी कि आप गोल्ड ले रहे हो तो आप क्यों ना हिंदुस्तान लीवर ट्राई करो, आप क्यों ना स्टेट बैंक के शेयर लीजिए, आपकी क्यों नहीं मारुति लेनी चाहिए। अगर वो प्रॉफिट के लिए काम करे तो अगर वो प्रॉफिट के साथ आपको फायदा जितना आपको भी मिलेगा, उनका जितना हिस्सा उनको मिलेगा, हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। तो ऐसे जन जागृति बढ़ी और धीरे धीरे भारत का शेयर मार्केट का रेशो भी अच्छी तरीके से बढ़ा। सेंसेक्स बढ़ने लगा, निफ्टी बढ़ने लगा और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में साथ साथ जानकारी भी बढ़ना चालू हो गया। वक्त के साथ इंटरनेट आ गया और बहुत कुछ सभी पहले तो हम नहीं जानते थे। 15-20 साल पहले तो हम नहीं है, लेकिन आप तो 95 से आप इसको जानते हैं। तो आज के दौर में बहुत इजी हो गया, हमारे जैसे आदमी लोग को बहुत इजी हो गया सीखने के लिए। बहुत इजी। और आज की पीढ़ी को तो आज की जनरेशन को तो आसानी से मिल रहा है। जो हमारी जनरेशन को एक ख्वाब था कि शेयर मार्केट क्या होता है, और आज के हमारी इंडियन जनरेशन ऐसी है तो आसानी से गूगल में पैसा डाल सकता है, आसानी से माइक्रोसॉफ्ट में डाल सकता है, आसानी से फेसबुक में मतलब मेटावर्स में डाल सकता है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल इंडिया के लिए सीमित है, वो चाइना में भी डाल सकता है, वो सिंगापुर में भी डाल सकता है। और आसानी से प्लेटफॉर्म और डिजिटल क्रांति से इतना आसान हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते कि, और ये ऐसी क्रांति बढ़ती रहेगी। और ये जो पीढ़ी है कम से कम 10 से 15 साल पहले से इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उनको 4 से 10 गुना ज्यादा फायदा होने वाला है। सही है। और इसके कारण उनकी नेक्स्ट वाली जनरेशन है उनको और ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको तो US टाइप थोड़ा जो कंपलसरी है वहाँ पे कि म्यूचुअल फंड में बच्चों के नाम पे कुछ पैसा डालना चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर हम हमारी तरफ से अगर कंपलसरी कर दे और छोटा छोटा करे तो अगली जो जनरेशन को वो 20 साल की होंगी तब बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और उनकी एजुकेशन और मैरिज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, और उसी के कारण क्या है कि हमारे जैसे भारत की जो ग्रामीण और जो भी छोटे छोटे निवेशक है उन्होंने बिना डर के सही डिस्क्लेमर के साथ, सही एडवाइजर के साथ, सही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, आप जैसे राइटर्स के साथ अगर अच्छे कनेक्शन बनाए और अच्छा पैटर्न बनाए तो 1000-2000 रुपए से भी अगर वो स्टार्ट करते हैं तो 20 साल में बहुत अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं और उसमें कंपाउंड रिटर्न से उनको बहुत बढ़िया अमाउंट मिलेगा। और ये जो अमाउंट मिलेगा तो उनको एक सेटिस्फेक्शन होगा। पर दूसरी बात है कि उनकी जिनके नाम से वो पैसा मिल रहा है उनको भी ये संस्कार देना चाहिए। अगर वो संस्कार देते हैं तो उनका भी भला होता रहेगा और एक नेक्स्ट जनरेशन बनेगा। सही है सर, सही है, आपकी बात सही है। सर मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर। आपने आपका टाइम निकाल के आया और आपने जो भी एग्जाम्पल, आपने जो भी बात बोला है वो एकदम इजी से समझ में आया। ये लोग को ये बात बहुत इजी से समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली सर, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको। थैंक्स मेरे चैनल में आने के लिए। फिर कभी टाइम मिलेगा तो फिर हम एक और आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे सर। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर। जरूर सर, जरूर सर, थैंक यू सर। जी जी, ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद। और आपको नेक्स्ट बुक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।